हम लोग चर्चा कर रहे थे एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल के आंकड़े आपने अब तक देख लिए होंगे, तो क्या माना जाए ये आंकड़े के आसपास ही नतीजे रहने चाहिए? बहुत ज़्यादा परिवर्तन की गुंजाइश आपको नहीं दिख रही, चूँकि आप काफ़ी पैनी नज़र बनाए रखे थे इस इलेक्शन पे। देखिए, जो इस चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रहती है। क्या वो 100 सीट्स के करीब पहुंचती है, उसको क्रॉस करती है? अगर वो संभावना होगी, यदि जब तक भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं आएगी, तब तक महायुति की संभावना कम बनती है। इसलिए और उसमें जो महायुति की सरकार बनने में भारतीय जनता पार्टी का रोल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में विदर्भ का रोल, और खासतौर से विदर्भ मराठवाड़ा को हम जोड़ लें, मतलब 108 सीटें या विदर्भ वाला हिस्सा भी जोड़ लें, केवल 70 सीटों का, तो उसका हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें दो लोगों का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, देवेंद्र फडणवीस साहब का और योगी आदित्यनाथ का। तो योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे कटेंगे वाला, उसका असर कितना होता है वो विदर्भ से दिखाई पड़ेगा। और देवेंद्र जी ने कितनी मेहनत की, क्योंकि उन्होंने जाहिर है बहुत मेहनत इस पूरे चुनाव में की है, तो वो कितना मदद करता है। और यदि कोई कमजोर कड़ी बना सरकार महायुति की बनने में, रुकने में, तो वो अजीत पवार साहब की पार्टी कितने बड़े रोल अदा करती है, उससे तय होगा कि किस तरह से ये काम हो रहा है। क्योंकि पूरी पार्टी लगी रही, बटेंगे कटेंगे नारे को जोड़ती रही। हालांकि बहुत सारे जो पार्टी के ही बड़े नेता हैं वो उसमें सहमत नहीं हुए। मोटे तौर पर लग रहा है कि महायुति जो है लोकसभा से बेहतर परफॉर्म करेगी, बेहतर परफॉर्म करी, क्योंकि लोकसभा के आधार पर जो आंकड़े निकाले गए थे उससे अलग एग्जिट पोल के नतीजे यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन विजय त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये काफ़ी निर्भर करेगा कि भाजपा कितनी मजबूत होकर के उभरती है। तो भाजपा के मजबूत होकर उभरने के बाद बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। उसके बाद भी अगर कहीं बहुमत से दूर रहती है महायुति, तो फिर सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे के आने की गुंजाइश कितनी बनी रहती है। ये एक बड़ा सवाल होगा। अनिला सिंह जी। मैं जो मेरे को पैनलिस्ट हैं उन्होंने दो बात यहाँ पर कही है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि हम पार्टी चोर हैं। ठीक है, अपना घर संभलता नहीं, आरोप जो है दूसरों पे लगाते हैं। और आप भूल गए हैं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था कि मैं अपनी पार्टी को खत्म कर दूंगा, परंतु कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। और सत्ता की लोलुपता में उद्धव ठाकरे जी जो हैं कांग्रेस की गोद में बैठ गए। ठीक है, आप हमें ना बताएं, हमें ना पाठ पढ़ाएं किस प्रकार से, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो शिवसेना है, अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए शरद पवार जी, अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए उद्धव ठाकरे जी। आरोप आप हम पर लगाते हैं और आप देख लीजिएगा, नतीजे आने दीजिए कि जो महायुति है, चाहे वो शिंदे जी के नेतृत्व में हो, चाहे वो अजीत पवार जी के नेतृत्व में हो, जो हमारे घटक दल हैं, हमारे साथ हैं, किस प्रकार से हम मिलकर फिर से यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र की जनता ने, मैंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि अगर किसी भी सूरत में ऐसा होता है कि बहुमत के आंकड़े से कम रह जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे के वापस आने के लिए दरवाजा खुला रहेगा? नहीं, हम आंकड़े से कम आ ही नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। तो जो चीज हो ही नहीं रही है, भरोसे के साथ है कि आंकड़े से कम आ ही नहीं रहे हैं, बहुत ठीक है। तो इस पर आप कमेंट नहीं करना चाहती, हालांकि ये कमेंट करती तो बहुत बड़ी बात होती कि आखिर क्या सोच चल रही है। अवधेश कुमार जी, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें अगर हम लोग बहुत ही कंजर्वेटिव लेकर चलें, तो आपको लगता है कि यहाँ पे अन्य की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है? क्योंकि अन्य भी जो है कहीं पे 8 आ रहे हैं, कहीं पे 12 आ रहे हैं, कहीं पे 21 आ रहे हैं, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अन्य की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। वो तो तब की स्थिति आएगी जो हम देख रहे हैं, उससे किसी को बहुमत ना आए। अभी तक के हिसाब से तो महायुति को ज़्यादातर में बहुमत मिला है, लेकिन हाँ, इसमें अजीत पवार जी की पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, क्या वो सीटें इतनी होती है जो बाएं और दाएं जाने से सरकार बन और बिगड़ सकती है? वो थोड़ी संभावना उसको देखनी पड़ेगी कि उसकी क्या स्थिति है। लेकिन ओवरऑल हम लोग पहले दिन से मान रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र की स्थिति रही है वो विधानसभा चुनाव में काफ़ी हद तक परिवर्तित हुई है।
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार के विरुद्ध जो है ये पहली बात तो गई थी, चूंकि अंबेडकर जी का क्षेत्र रहा और ये प्रचार हो गया कि अंबेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा और उसके लिए कुछ एनजीओ वगैरह ट्रेनिंग करा करके युवाओं को दलित बस्तियों में भेज रहे हैं, बातचीत हो रही है और जगह जगह जा रहे हैं। भाजपा इसको समझ नहीं पा रही है, आरक्षण खत्म हो जाएगा जिससे पिछड़ों का भी कुछ वोट जा रहा है और कैंडिडेट्स के कारण और खासकर जो अपनी सरकार को लेकर सब जगह एक असंतोष था, उन सब के कारण बीजेपी काफी पीछे गई और परिणाम हमको दिखाई दिए थे। तो बहुत सारे कारण इस चुनाव में नहीं रहे हैं वो, तो इसीलिए अब लड़ाई आ गई थी। ये भी दोनों के बीच मैं हमेशा मान रहा था कि 50-50 की लड़ाई है। बीजेपी को अपर एज है लेकिन लड़ाई अभी भी 50-50 है। काफी बीजेपी ने रिकवर किया है और ये जो नारे की बात हम कर रहे थे, नारों का भी असर हुआ है और उसमें जो वन साइडेड मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को INDA ने उस पर कभी एक रोक लगाने के लिए बयान तक नहीं दिया कि मुसलमान हमको वोट दें, लेकिन मस्जिदों से फतवे जारी होने की बात या वोट को दीन इस्लाम का विषय बनाने की बात ये न करें, तो उसका एक रिएक्शन वहाँ जरूर है महाराष्ट्र में। अगर बाकी क्षेत्रों को छोड़ दे, मराठवाड़ा में थोड़ा कम हो सकता है लेकिन बाकी क्षेत्रों में तो है। तो इसीलिए अतिरिक्त की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा तभी होगी जब एकदम से कांटे पर मामला रहे और अजीत पवार बाएं दाएं लेकिन जाने आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अजीत पवार कितने मजबूत होकर के उभरते हैं। अजीत पवार के जो बयान आप देखें, खास तौर से जब सुप्रिया सुले पे आरोप लगे उसके बाद भी ऐसा लगा कि परिवार से अलग तो हो गए हैं दोनों, लेकिन उस तरीके के तीखेपन, उस तरीके के बिल्कुल नोक झोंक वाली स्थिति सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं आई। और यहाँ तक कि जब अजीत पवार ने अलग अलग बैठकों की बात की तो वहाँ भी कहा कि शरद पवार उन बैठकों में मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में रिश्ते इस हद तक बिगड़ नहीं गए हैं जहां से वापस आने का रास्ता बंद हो जाता है। तो ये इसी वजह से इस तरह की अटकलें लगाई जा रहे हैं। नीलेश भोसले जी क्या कहेंगे ऐसे अटकलों पर? अजीत दादा निश्चित रूप से इस बार बैकफुट पे खेलते हुए दिखे। वो हर बार अपने आप को जता रहे थे, बता रहे थे कि भाई हम पवार साहब के विरोध में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में पवार साहब एक बड़े कद्दावर नेता है। उनको प्यार करने वाले लोग शायद उनकी पार्टी की जो विचारधारा उसको पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन पवार साहब से स्पेसिफिकली प्यार करने वाले लोगों की तादाद बड़ी है। और पिछले बार जो अमित शाह जी, मोदी जी ने पवार साहब के अगेंस्ट में बात की, वो महाराष्ट्र के स्वाभिमान के विरोध में थी और निश्चित रूप से उसी के कारण हम लोगों को कहीं ना कहीं 35+ सीट्स यहाँ पे लोकसभा में मिलेगी। और इस बार इसीलिए अजीत दादा कहीं ना कहीं बैकफुट पे खेल रहे थे, पवार साहब के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे थे, बता रहे थे कि भाई मैंने अपनी बीवी को अपनी बहन के विरोध में इलेक्शन लड़ा के गलती की, मोदी जी का सुन के सही या बीजेपी का सुन के सही। वो हर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं फंस गया था पिछले बार, लेकिन इस बार मैं स्टेबल हूँ और महाराष्ट्र की हित में बात कर रहा हूँ। और लोगों को ये चीजें समझ में आ रही थी कि दादा बैकफुट पे है। बीजेपी ने जिस प्रकार का रवैया उनके साथ में किया, उनको 40-50 सीट देके हालांकि इसको आप बैकफुट का नाम दे रहे हैं विजय त्रिवेदी जी, इसको बैकफुट का नाम देना कितना सही होगा या फिर ये कहें? नहीं बैकफुट गलत। देखिए ऐसा है कि बैकफुट कहना ठीक नहीं है। अजीत पवार जी को अपनी पॉलिटिक्स करनी है तो उनको अपना वोट बैंक बचाए रखना होगा। अगर कंप्लीट बीजेपी की और शिवसेना के वोट बैंक पर निर्भर हो गए या उनकी पहचान उसी में खत्म हो जाएगी तो उनकी तो फिर उनका महत्व नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने एक आधे स्टैंड, चाहे वो नवाब मलिक उनकी बेटी को टिकट देने के मामले में लिया है, लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं है कोई बीजेपी शिवसेना से उनकी नाराजगी कोई हो, ऐसा कोई बात उसमें आई नहीं है ऐसी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आगे सरकार बनने के समय अगर वो स्थिति बनती है। दूसरी बात जो आपने कहा था, देखिए शरद पवार जी ने तो पूरी स्थिति कर दी है कि अजीत पवार की पार्टी को हमको खत्म करना है, अपने पोते को उनके खिलाफ लड़ा देना, स्वयं उनके प्रचार में जाना। तो अजीत पवार जो भी बोले, लेकिन शरद पवार को लगा है कि हमको तो प्रतिशोध है, उस सीमा तक हमको जाना है। उन्होंने पूरी कोशिश की है और दोनों के बीच परिवार को लेकर के हमने द्वंद्व भी देखा है। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सत्ता आने के समय ये संभव है। नीलेश भोसले जी कुछ जोड़ना चाहते हैं आपकी बातों पे? तो हम नीलेश भोसले जोड़ना चाहते हैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि अजीत पवार की पार्टी नहीं है, ये पार्टी पवार साहब की है, जो गलत तरीके से अजीत पवार ने हड़प की है, और वो भी मोदी, शाह और बीजेपी के ताकतवरों के साथ में मिलके।
ये पार्टी अजीत पवार जी की नहीं है। आज चुनाव खत्म हो गया, लेकिन जो हमारा है, हमारे सामने पवार साहब ने खड़ी की है, वो पार्टी हमारी है, वो अजीत पवार की पार्टी नहीं है।